हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है द टाइम ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया टॉपिक जो कि है क्लास 10th लेवल का फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस पर। ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अभी मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मिस ना करें, क्योंकि उससे होगा ये, मेरी जो नई वीडियोस आएगी, जो नई क्लासेस आएगी, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी बेल आइकन को दबा लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को जो कि है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स ये चैप्टर है, इसके बारे में आज फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो देखते हैं अब इसमें है कि अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछा है हमारे से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। बहुत सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लीजिए अगर आज के टाइम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो हमारा कुछ भी काम हो नहीं सकता। अब हम आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो आप मोबाइल में देख रहे होगे या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में देख रहे होगे, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो वो डिवाइसेस भी यूजलेस है। ठीक है, मोबाइल की चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मोबाइल किस काम का, वो तो यूजलेस हो गया। कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो वो भी यूजलेस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स, बिल्कुल सही बात है भी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आज के समय में, जो कि आज हमारा एक डिजिटल इंडिया है, तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है हमारे घरों में होता है, ट्रांसपोर्ट्स में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। मतलब जो भी हम देख ले, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो जितनी भी मशीन्स है हमारी, कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन होगी या फिर ये डिवाइसेस हो गए, कुछ भी हो गया, वो हमारा यूजलेस है। तो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम कई सारी मशीनों को रन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब हम इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए 4 पॉइंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें डिस्कस करना है। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें डिस्कस करना है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक पावर एंड फोर्थ है हमारा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मेनली ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे को इस चैप्टर में पढ़ने हैं और हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब फॉर अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। बिल्कुल, अगर हमारे को अच्छे से ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ही क्या होती है। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज वी विल फॉलो सम एग्जाम्पल। अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे इफ़ वी ब्रिंग अ प्लास्टिक कोम्ब, कोम्ब मीन्स कंघी। ठीक है, if we bring a plastic comb near some very tiny pieces of paper, it will not have any effect on them. But if, however, the comb is first rubbed with dry hair and then brought near the tiny pieces
of paper, we find that the comb now attracts the pieces of paper toward itself. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमने एक प्लास्टिक की कॉम्ब ली, ठीक है, और उस कॉम्ब को और दूसरी तरफ लिए हमने कुछ पेपर्स के छोटे छोटे टाइनी पीसेस कर दिए, ठीक है। अब उस कॉम्ब को हम पेपर की ओर ले जाते हैं, उन पीसेस की ओर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ भी उसमें नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम उस कॉम्ब को, उस कंघी को अपने ड्राई हेयर पर पहले रब्ड करें और फिर उन टाइनी पीसेस के पास अगर हम ले जाएं, तो होगा ये कि जो टाइनी पीसेस है वो अट्रैक्ट हो गए उस प्लास्टिक की कॉम्ब के पास। समझ आया आपको? अब इसमें हुआ क्या, ये क्या मैजिक है? हाउ डिड दिस मैजिक? एक्चुअली दिस इज नॉट अ मैजिक। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ मैजिक। दीज ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन्ड बाय सेइंग दैट इनिशियल द कॉम्ब इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सबसे पहले हुआ ये कि जो कॉम्ब है, वो जो कंघी है, वो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। दैट मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, ठीक है। सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टाइनी पीसेस ऑफ पेपर। तब उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा जब हम टाइनी पीसेस के पास ले जा रहे थे उस कॉम्ब को, जिसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। लेकिन जब हम उस कॉम्ब को रब्ड करते हैं विद द ड्राई हेयर, देन इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। तब उस कॉम्ब पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया, उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज ऐड हो गया, ठीक है। अब इससे हुआ ये कि इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब, अब वो इलेक्ट्रिकली जो चार्ज कॉम्ब है वो एग्जर्ट करती है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो एग्जर्ट करती है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जिससे हुआ ये कि जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर थे वो उस पर अट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। वैसे ही एक और है कि सिमिलरली वैसे ही अगर हम एक गिलास रोड ले और उसको रब करें विद सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। एक है कि एक इबोनाइट रोड रब्ड होए एक वुलन क्लॉथ से, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक एबिलिटी ऑफ अट्रैक्ट आ जाएगा, जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हो गए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड positively charged particles called protons, positive charge denoted by plus sign। देखिए हुआ ये, पॉजिटिव चार्ज होता है जब चार्ज जो एक्वायर्ड होता है किस बाय अ ग्लास रोड, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया। अब हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो डिफाइन करेंगे वो ऊपर जो हमने एग्जांपल्स लिए उसकी मदद से करेंगे, ठीक है। द चार्ज जो एक्वायर्ड हुआ ग्लास रोड को, जब हमने उसको रब्ड किया विद द सिल्क क्लॉथ से जब हमने उसको रब्ड किया था, तब उससे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था और वही हमारा पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। और पॉजिटिवली चार्ज के जो पार्टिकल्स हुए, पॉजिटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स हुए वो हमारे कहलाते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। चार्ज जो कि हमने एक्वायर्ड किया था बाय अ ग्लास रोड को rubbed with the silk cloth is called positive charge, and positively charged particles called protons। और पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? प्लस साइन से। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रोड। देखिए इसमें जो डेफिनेशन हम बता रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, तो ये भी हमने ऊपर के एग्जांपल से लिए। तो जो चार्ज हमने एक्वायर्ड किया था इबोनाइट रोड से, जब हमने उसको रब्ड किया था विद अ वुलन क्लॉथ, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, ये हमारा है नेगेटिव चार्ज। जब हमने चार्ज, एक सेकेंड, जब हमने इबोनाइट रोड को रब्ड किया था विद वुलन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज को डिनोट किया जाता है माइनस से। किससे किया जाता है? माइनस से। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को हमें किया जाता है प्लस से। ठीक है, तो ये आगे आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ में कि पॉजिटिव चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है और नेगेटिव चार्ज को कौन से साइन से डिनोट किया जाता है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स या फिर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें आई होप आपको पता भी होगी ये चीज़ें। चलिए आगे है हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। जो एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है कूलम्ब, और विच इज डिनोटेड बाय लेटर सी। कूलम्ब को हम जो डिनोट करेंगे वो करते हैं लेटर सी से। ठीक है, किसकी एसआई यूनिट है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होती क्या है। देखिए, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। अब एक चार्ज है प्लस का, ठीक है, एक चार्ज है माइनस का, तो ये हमारा अपोजिट चार्जेस हो गए। जहाँ पे अपोजिट चार्जेस आ गए या फिर अनलाइक चार्जेस हो गए। अनलाइक चार्जेस मतलब एक जैसे नहीं है, ना तो वो प्लस प्लस है, ना तो वो प्लस प्लस है, ना वो माइनस माइनस है, वो है प्लस और माइनस, या फिर माइनस या फिर प्लस है। अनलाइक चार्जेस हो गए। तब क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे? वे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये हुआ हमारा अपोजिट चार्जेस में। बट इन द सिमिलर चार्जेस, अगर लाइक चार्जेस हो गए, एक जैसे चार्जेस होएंगे, मान लो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या होगा? उस टाइम पे दे आर रिपेल टू ईच अदर। मतलब अगर वो प्लस प्लस हो गए, अगर वे प्लस प्लस हो गए तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, वो अलग अलग हो गए। ठीक है, वो दूर दूर हो गए, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो अपोजिट चार्जेस होएंगे, मान लीजिए वे प्लस या माइनस हो गए, तो वे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला है, अब प्रोटॉन पोसेसिस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक पॉइंट है ये। दूसरा है, जो प्रोटॉन है वो पोसेस करता है प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को पोसेस करता है एक प्रोटॉन, और उसके ऊपर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके ऊपर होता है कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन भी पोसेस करता है नेगेटिव चार्ज, करता ही है, बिल्कुल करता है, और इसके ऊपर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। प्रोटॉन्स भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। थर्ड, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड कूलम्ब। बिल्कुल हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है, जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की उसे हम कूलम्ब कहते हैं। एंड इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये मच बिगर होती है चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब एक आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब इसमें बताना है कि कैलकुलेट करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये आपका
ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब इसमें हम जानते हैं कि वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बिल्कुल हम सब ये जानते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देखा है कि वेदर इट इज़ ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उन पर जो चार्ज होता है वो हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। हमने अभी देखा है, ठीक है। तो हमारे को एक चीज़ तो मिल गई कि वी नो दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, ठीक है। नाउ इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात कर रहा है ये। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ हमारा, 1 हुआ, क्योंकि हमारे को 1 दिया गया है, ठीक है। अब सो इफ चार्ज इज 1 कूलम्ब देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब हमारे को देखना है कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब को मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर 1 से, तो कैलकुलेशन के बाद ऊपर आएगा 10⁻⁻19 अपॉन 1.6। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ जब ये ऊपर चला गया तब ये माइनस जो था ये प्लस में पॉजिटिव हो गया, -19 का +19 हो गया, और 1.6 एज इट इज़ नीचे रहा। अब यानी कि 10⁻19 है, तो एक 10 इधर आ गया और इधर आ गया 18, ठीक है। 18 और 18 जो है इसके ऊपर जो पावर है +1, तो 19 तो हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 10⁻18 इधर आ गया, एक ऊपर 10 यानी कि 1 इधर ही रह गया, और अब नीचे आ गया 1.6। तब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। डिवाइड हमें इनका करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18। अब 6.25 10⁻18 electrons taken together constitute 1 coulomb of charge. Thus, coulomb is very big unit of electric charge. अब इसमें क्या बताया कि जो हमारा आंसर आया है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जब ये एक कूलम्ब के साथ जुड़ जाते हैं तब एक कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। और यही हमसे मांगा था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बहुत डीपली और स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ हो जाए, ठीक है, अच्छे से आ जाए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है इसको देखते हैं हम। अब ये कहता है दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। देखिए, जो सब्सटेंसेस परमिशन दे देते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को कि हाँ आप फ्लो हो जाओ, तो वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। दैट मीन्स जो भी सब्सटेंसेस हुए वो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है, तो वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें है ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। अब इसमें एग्जांपल्स भी दे दिए कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो
या एल्यूमिनियम हो, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सेकंड है हमारा द मेटल अलॉयज सच एज निक्रोम, मैंगनीन एंड constantan which are used for making heating elements of electrical appliances। देखिए जो appliances हीटिंग एलिमेंट्स को बनाते हैं वो हमारे जैसे कॉन्स्टेनन। ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल अलॉय का नाम दिए इसमें, जैसे निक्रोम, मैंगानीन। तो ये कुछ मेटल अलॉयज है, ये भी हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स दे ऑल्सो कैन फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज, दे कैन ऑल्सो फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है। बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट अ प्योर मेटल्स। लेकिन इनमें थोड़ी कम लेस रिएक्टिविटी होती है। इसमें जो है जो कंडक्टिविटी की जो पावर होती है कि वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सके, उसकी जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है। इसमें क्या है, ये अलो तो करते हैं, लेकिन जो ये मेटल अलॉयज जो होते हैं इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो मच लेस देन होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। तो हमारे जो प्योर मेटल्स कौन से हो गए, हमारे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर आवर मेटल्स। तो ये पूरा तरीके से परमिट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, दे कैन फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ये हमारे जितने भी हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को जो फ्लो परमिट करे, दे कैन इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब अगला है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो होगा वो भी एक गुड कंडक्टर होगा। ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी भी बिल्कुल ये भी गुड कंडक्टर होगी। हमने सुना है या कभी लगा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, शौक लग जाता है हमारे को, ठीक है, महसूस होता है, शौक लग जाता है, तो वो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी हुई, वो भी हमारी एक गुड कंडक्टर हुई। इतना आपको पॉइंट समझ आ गया कि कंडक्टर वो हुए जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है, वो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। जिसमें मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारे कंडक्टर्स हो गए। दूसरा है मेटल अलॉयज जिसमें निक्रोम, मैंगानीन एंड कॉन्स्टेंटन जो है हमारा, ये जो कि हीटिंग एलिमेंट्स होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो कि यूज़ होता है हमारा, वो भी एक कंडक्टर्स कहलाता है। पर ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है इनमें मच लेस देन होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। तीसरा हमने देखा कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो होता है वो भी एक गुड कंडक्टर होता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक गुड कंडक्टर होती है। यानी कि ये हमारा जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं उसको परमिट करती है। ठीक है। तो ये थे हमारे कंडक्टर्स के बारे में। अगला है हमारा, अब देखिए इसमें कुछ डायग्राम में है, जैसे सिल्वर गुड कंडक्टर है, ठीक है, गोल्ड हमारा गुड कंडक्टर है, कॉपर हमारा गुड कंडक्टर है, स्टील हमारा गुड कंडक्टर है, सी वाटर बिल्कुल ये भी गुड कंडक्टर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि गुड कंडक्टर्स में हमारे आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम इंसुलेटर्स के बारे में। तो इसमें बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, वो तो परमिट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दो, लेकिन इसमें क्या होगा, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इसमें उसमें तो परमिट कर रहा था गुड कंडक्टर में, लेकिन इंसुलेटर बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसमें कैन नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो
आर कॉल्ड इंसुलेटर, तो वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, ग्लास, इबोनाइट, रबड़, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, अच्छा प्रोसिलेन एंड ड्राई एयर आर insulator because they do not allow electric charges or electricity to flow थ्रू देम। तो ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, ग्लास, इबोनाइट, रबड़, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड एक्सेट्रा, तो ये परमिट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। अब ऊपर जैसे मैं इस डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे रबड़ इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है, ऑयल इंसुलेटर है, डायमंड इंसुलेटर है, ड्राई वुड ये भी हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ये क्या होते हैं। अच्छा, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को हम इस और एग्जांपल से देख सकते हैं। अब ये कहता है जैसे कि ये है हमारा टेस्टर, ठीक है, आप सबने देखा ही होगा। ये है एक सेल और ये है बल्ब, ठीक है। अब देखिए ये जो वायर्स है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। अब ये जितनी भी वायर है, अच्छा ये जो पार्ट है टेस्टर का, ये है हमारा प्लास्टिक या फिर वुड का है, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है टेस्टर का, ये हमारा आयरन का होता है, ठीक है। अब इस पर ये वायर ग्रीन वाली टच है, इसका पॉजिटिव पॉइंट सेल का, और इधर इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और इसका ये यहाँ से टच है और इधर बल्ब है। अब बल्ब की ये वायर भी मेटल पे आ रही है, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाली ये भी हमारी मेटल पे है। अब इससे हुआ ये, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये बल्ब जो है, ये देखो येलो हो गया ना, ये ग्लो होने लग गया था, ठीक है, ये ग्लो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा गुड कंडक्टर है। क्या है? ये मेटल हमारी गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर हम बैड कंडक्टर की बात करें, सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया कि ये वायर्स जैसे इधर मेटल्स पे थी ना, लेकिन ये वायर्स जो है ये कनेक्ट है इसके वुड पे, ठीक है। तो अब क्या ये बल्ब ग्लो हुआ? नहीं। दैट मीन्स जो ये वुड या जो प्लास्टिक है ये हमारा, या जो ये ग्लास है ये हमारा बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने अभी तक जितने पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। अब आगे देख लेते हैं। इन द केस ऑफ चार्ज इंसुलेटर लाइक ग्लास, इबोनाइट एक्सेट्रा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन बाउंड टू देम एंड डू नॉट मूव अवे। देखिए जो चार्ज होता है इंसुलेटर पे, चाहे वो ग्लास पे हो या इबोनाइट पे हो या किसी और पर हो, उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, देखिए ग्लास, इबोनाइट वगैरह ये एक ऐसे इंसुलेटर है जो परमिट ही नहीं करते चार्जेस कि उस पर इलेक्ट्रिसिटीज आए और उसको आगे उसको मतलब फ्लो ही नहीं होने देगा, तो वो वहीं स्टॉप कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो यही बात है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, एंड डू नॉट मूव अवे, तो वो आगे जा ही नहीं सकती, ठीक है। जब आगे नहीं जाएगी तो फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिसिटी फिर जनरेट भी नहीं होगी उसमें, या आगे इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं होगी, तो उसको वहीं स्टॉप कर देता है ये, ठीक है। अब ये कहता है वी हैव जस्ट सीन दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर कंडक्टर वेयर एज अदर आर इंसुलेटर। बिल्कुल हमने देखे कि कई सब्सटेंसेस ऐसे जो कि कंडक्टर्स है, और दूसरी तरफ हमने देखा कुछ सब्सटेंसेस है वो इंसुलेटर्स है, ठीक है। वी विल नाउ एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। अब हम इसमें बात करेंगे इस रीज़न के बारे में कि ऐसा जो इनमें डिफरेंस है इनके बिहेवियर में, ऐसा क्यों है, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। अब इन द केस ऑफ कंडक्टर, अब कंडक्टर के केस में क्या है, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स। अब उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली होते हैं, हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमारे क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। उससे होगा ये कि थ्रू आउट द कंडक्टर, तो उससे ये होगा कि पूरा वो कंडक्टर बन जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर मूव फ्रीली, ठीक है। इसमें जो एटम्स जो होते हैं दे आर मूव फ्रीली, जिसके कारण दे कैन मूव एनीवेयर एंड थ्रू आउट द कंडक्टर, वो पूरी तरीके से कंडक्ट हो जाता है। दे कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थ्रू आउट द कंडक्टर। द presence of free electrons is in a substance make it a conductor। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना यही सब्सटेंस को बना जाता है एक अच्छा कंडक्टर। इट मेक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमने केस डिस्कस किया ये हमने बात की कंडक्टर के लिए, ठीक है, कि कंडक्टर के केस में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देता है उसके पीछे की वजह क्या है। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंसुलेटर्स में वो स्ट्रोंगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में बड़े बंधे होते हैं इनके एटम्स। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कंडक्टर्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इन द केस ऑफ इंसुलेटर देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। दे विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरे एटम की तरफ जाने, मतलब एक स्थान से दूसरी तरफ मूवली फ्री घूम सके, नहीं, ऐसा नहीं है इंसुलेटर में, ठीक है। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसलिए इंसुलेटर अलाउ नहीं करता हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिसिटी को कि उसमें फ्लो वो कर सके। आपको ये अच्छे से समझ आया कि इन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वह परमिट हो जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कंडक्टर में, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। इतना आपको समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो हमारी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। एक है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, they do not move. The charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with an woolen क्लॉथ और एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो रेस्ट पर होता है। दैट मीन्स दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करता, वो एक ही जगह पर रहता है। क्या रहता है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। किस में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और इसमें बताया गया द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रोड, जो ग्लास रोड को जब हम रब्ड करते हैं सिल्क क्लॉथ से, उससे जो चार्ज एक्वायर्ड होता है, या और द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन इबोनाइट रोड रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ। तो ये हमारे जो एक्वायर्ड जो चार्जेस होते हैं
वो हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। समझ आया आपको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो रेस्ट पर होगा, मीन्स दे डो नॉट मूव, वो मूव नहीं हो सकता। और इसमें दो एग्जांपल लिए गए हैं कि कौन कौन सी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। कि जब हम पहला लिए है कि जब हम चार्ज जो हमारा एक्वायर्ड होता है बाय ग्लास रोड, जब हम रब्ड करते हैं विद द सिल्क क्लॉथ, और जब हम चार्ज जो एक्वायर्ड होता है बाय एन इबोनाइट रोड रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ। तो ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में रेस्ट पर होता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन होता है। दैट मीन्स दे कैन मूव, वो मूव कर सकता है। ठीक है। एंड जब वो मूव कर सकता है एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, तब वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम, हम जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। चलिए, आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जान लिया और करंट इलेक्ट्रिसिटी को जान लिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन होता है, और जो हम घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होता है, दे डू नॉट मूव। ठीक है। अब आगे है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? The electric potential or potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। देखिए है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि हमारे को बताता है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जाता है। ठीक है। अब पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल वी। जो पोटेंशियल जो हमारा कहलाता है वो डिनोट किससे किया जाता है? कौन से सिंबल से? वी से। वी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। क्या है इसकी यूनिट पोटेंशियल की? वोल्ट है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? वी से, कैपिटल वी से। तो इसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये हमारे को बताता है एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहाँ से? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट से। ठीक है। इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे जो जाता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। ठीक है। और ये पोटेंशियल किससे डिनोट किया जाता है? वी से। और यूनिट जो होगी, और इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वोल्ट। ठीक है। चलिए, अब potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल होता है 1 वोल्ट का पॉइंट पर, वो दैट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क होगा। ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब वो 1 जूल ऑफ वर्क होगा, दैट मीन्स मूव करेगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहाँ से? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। ठीक है। तो ये था हमारा किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने अभी पढ़ा
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जब डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिटवीन, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। किसके बीच का डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो होगा दो पॉइंटों के इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हमारे को बताता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया जी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क डन डिवाइडेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, अब इफ अगर W जूल, दैट मीन्स वर्क जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव Q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय फॉर्मूला। देखिए अगर हमारे को, देखिए अब इसको क्या करा है इन्होंने, इस फॉर्म में लिख दिया कि W की फॉर्म में तो होगा हमारा वर्क, ठीक है जी, Q की फॉर्म में होगा हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, दैट मीन्स कूलम, जो कि फ्रॉम चार्ज जो होगा वो वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा वो हमारा कहलाता है V। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो हमारा फॉर्मूला फिर ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें W क्या है हमारा, W है हमारा वर्क डन, Q क्या है हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। चलो अब आगे देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, वोल्ट है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय लेटर V। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो समटाइम्स रिटर्न इन सिंबल्स ऑफ PD। पोटेंशियल डिफरेंस हम पूरा ना लिख के कई बार हम ये भी लिख सकते हैं, PD लिख देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other। देखिए इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंटों का वो कहलाता है कि 1 वोल्ट होगा अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है, 1 वोल्ट होगा अगर वो 1 जूल ऑफ वर्क होगा इन मूविंग ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा जब होगा वो। ठीक है, अब इसमें क्या है, तब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। इसी बात को इन्होंने इस फॉर्मूले में लिख दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द टू पॉइंट वो कहलाता है कि 1 वोल्ट अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये इस फॉर्म में इसको लिख दिए है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो हमारा कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वोल्ट मीटर। अभी कैसा होता है वोल्ट मीटर वो देख लेते हैं। ऐसा होता है वोल्ट मीटर। हम फिजिक्स की लैब में जाओगे आप स्कूल में तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे 0 से लेके 500 और इससे आगे तक के होते हैं, और इधर V लिखा होता है
और इधर एक ये इस तरीके से होता है, और ये हमारा वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर को अगर हम इस तरीके से देखिए, अगर हम ऐसे देखें डायग्राम के इसमें, तो इधर 2 पॉइंट्स हो गए ए एंड बी, इधर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और इधर हमारा बीच में वोल्ट मीटर लग गया। इधर इसका प्लस साइन हुआ, इधर इसका माइनस साइन हुआ, तो इधर से फ्लो होते हुए इधर इलेक्ट्रिसिटी गई, इधर इन्होंने वोल्ट मीटर पे आई और फिर अपना बी की ओर चलेगी, फ्लो कर दिया, तो ये हमारा कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये जो था ये था अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल है। ठीक है, और विद कंडक्टर ए एंड बी टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्ट मीटर को अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं। अब वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए ये वोल्ट मीटर जो होगा वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। जी हाँ, ये एक पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट ये रहा, और ये पैरेलल है। ठीक है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, और तभी हम इसको मेजर कर पाते हैं। तो अब इसमें क्या था कि वी हैव अ कंडक्टर ए बी सच एज अ रेजिस्टेंस वायर which is part of a circuit, and we want to measure the potential difference across its end. So one end of the voltmeter V is connected to the point A and the other end to the point B. We can read the value of potential difference in volts on the dial of the voltmeter. देखिए इसमें था क्या, इसी के बारे में बताया गया है कि A और B 2 पॉइंट है जो कि पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो वोल्ट मीटर यानी कि V जो है वो क्या करता है, वो भी कनेक्टेड है पॉइंट ए और बी से। ठीक है, और वो रीड करता है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किस में, वोल्ट में। तो यही इसमें बताया गया है इसमें। ठीक है, कि ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, और वो जो इनकी वैल्यूज़ है उसको ये मेज़र करता है वोल्ट मीटर। चलिए, अब वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस होता है, सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। ये लेता है नेग्लिजिबल करंट लेता है सर्किट से। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज। जो वोल्ट जो टर्म है, वोल्ट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो आता है वोल्टेज से, और वोल्टेज इज़ द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज जो है वो दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी होगी हर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में जो कि पास करेगा एक 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो इसको हम देखते हैं, द टर्म ईच कूलम्ब मीन्स एवरी 1 कूलम्ब, ईच कूलम्ब मीन्स एवरी 1 कूलम्ब, सो द चार्ज here is 1 coulomb. ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी। अब हमारे को एनर्जी फाइंड आउट करनी है। दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। ये जो एनर्जी होगी वो हमारी वर्क डन कहलाएगी। तो अब हम जानते हैं, जैसा हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डन और चार्ज मूव्ड। तो अब हमारे को वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट जो कि है 6 वोल्ट। वर्क डन है हमारा, सॉरी चार्ज मूव्ड है हमारा, वो है हमारा ईच कूलम्ब, दैट मीन्स 1 कूलम्ब। तो W हमारे को निकालना है। तो V है हमारे पास, W है हमारे पास, W नहीं है हमारे पास, और Q है हमारे पास। तो
तो अब हमें इस वैल्यू को पुट करना है। तो ये जब हमने कैलकुलेशंस की तो 6 इज इक्वल टू W/1। सो वर्क डन इज इधर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसमें। तो इसमें क्या आ गई, वर्क हमारा होगा 6 इंटू 1 जूल्स, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 6 जूल। ठीक है, सिंस द वर्क डन ऑन ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज इज 6 जूल, देयरफॉर द एनर्जी गिवन टू ईच कोलम्ब ऑफ चार्ज इज ऑल्सो 6 जूल। बिल्कुल सही बात कि हमारा वर्क डन जो है हर एक कॉलम में 6 जूल है, इसलिए हमारी एनर्जी जो होगी ईच कॉलम ऑफ चार्ज में वो भी हमारी 6 जूल होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो गाइज, इलेक्ट्रिक करंट में है द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। जैसे हमने जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और वो परमिशन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि पास होने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो होते हैं इन अ कंडक्टर, जैसे मेटल वायर होती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। देखिए, इसमें जो मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर के अंदर, तो जो अमाउंट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो पासिंग थ्रू करता है गिवन ऑन द गिवन पॉइंट, उस पॉइंट पर ऑफ द कंडक्टर इन अ 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए एक चार्ज क्यू लेते हैं हम, ठीक है, चार्ज ऑफ क्यू कॉलम फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी में, देन द मैग्नीट्यूड आई, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय गिवन बाय। मान लीजिए एक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये पास हो रहा है किसी गिवन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर में इन 1 सेकेंड, टाइम ले रहा है वो 1 सेकेंड का। तो उसको अब हम किस उसमें लिख सकते हैं कि मान लीजिए Q जो है वो चार्ज है कुलम में, इन द फॉर्म ऑफ कुलम। ठीक है, फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में थ्रू हो रहा है, टाइम ले रहा है वो T सेकेंड। अब T सेकेंड का मतलब कोई भी कितना भी सेकेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू। तो इसको अब हम कैसे देख सकते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्यू टी। तो ये एक इक्वेशन बनती है हमारी, I मीन्स करंट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही बताया गया था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। किसी मेटल वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और उसके साथ उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट जो है जो कि कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट से, और वो कितना टाइम ले रहा है, तो उसी के ऊपर ये इक्वेशन है कि अगर करंट आई इज इक्वल टू क्यू टी होगा। ठीक है, तो ये उसकी एक इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है हमारी एम्पियर। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होगी हमारी एम्पियर और इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल ए से। नाउ आगे बढ़ते हैं। We can use the above formula to obtain definition of the unit of current called ampere। अब हमने यूज़ करा, हमने ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिया गया है हमें, ठीक है, अब इससे हम निकाल पाएंगे यूनिट ऑफ करंट जिसे कहते हैं हम एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। अब इफ़ वी पुट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड,
इन द अबव फॉर्मूला देन करंट I becomes 1 एम्पियर। दिस गिव अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तब क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है, चार्ज Q जो है वो 1 कूलम है, टाइम जो है यानी कि 1 सेकेंड है, ठीक है, और करंट जो है वो है 1 एम्पियर का। तो क्या होगा अब इसमें, तो होगा व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो वही बात की गई है कि 1 कूलम का जो चार्ज है वो फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन में ऑफ अ कंडक्टर, टाइम टेकन जो है इसमें 1 सेकेंड का है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर की जो करंट फ्लोइंग है वो 1 एम्पियर ले रहा है। तो इसमें होगा करंट की जगह हमने करंट किस पोजीशन में हमने 1 एम्पियर लिख दिया, ठीक है, और इधर Q हुआ हमारा 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पे Q हमारा क्या दिया है 1 कूलम, और टाइम कितना लिया जा रहा है 1 सेकेंड, T हमारा 1 सेकेंड है, ठीक है। अब हमने इस पे पुट कर दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1C ओवर 1S, ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तब इसमें है अ स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड मिली एम्पियर। अब जो स्मॉलर यूनिट जो होगी करंट की वो हमारी कहलाएगी मिली एम्पियर। क्या कहलाएगी, अ स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड मिली एम्पियर is also used to be denoted by is also used which is denoted by m small m capital A। milliampere denoted by small m capital A। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, किसको, मिली एम्पियर को, ठीक है। अब मिली एम्पियर को अगर निकालना हो तो हम इसको देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओवर 1000 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओवर 1000 एम्पियर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। इसमें जो -3 है ये 10 -3 नहीं है दोस्तों, ये 10 -3 नहीं है, ये 10 की पावर -3 है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं, दस द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ मिली एम्पियर। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 एम्पियर, वही बात जो ऊपर लिख बताई मैंने आपको, ठीक है। अब देखते हैं, द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन अ स्टिल स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड माइक्रो एम्पियर। देखिए जो स्मॉल क्वांटिटी का जो करंट होता है जो कि जिसमें बताते हैं, तो वो उस स्मॉल यूनिट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर, इसको कहा जाता है माइक्रो एम्पियर। द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट होता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट की, जिसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर। और ये जो होता है वो ये तो है एमएमीटर। अब एमएमीटर के बारे में देख लेते हैं। द एमएमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये भी हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में, विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। अब इसमें भी जो एमएमीटर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज के साथ, और ये सर्किट जो होता है जिससे करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर बी और सी को लेते हैं, ठीक है, पॉइंट है ये, सच एज रेजिस्टेंस वायर, देन वी शुड कनेक्ट द एमएमीटर ए, और हम उसको कनेक्ट कर देते हैं एमएमीटर ए से इन सीरीज विद द कंडक्टर बी सी, जैसे कि इस फिगर में शो है। ए हमारा है एमएमीटर, ये कनेक्टेड है इन सीरीज, ये हमारा जो इस तरीके से होती है वो सीरीज होती है, और जो इस तरह से होती है वो हमारी पैरेलल होती है, ठीक है।
तो ये सीरीज़ में बी एंड सी कंडक्टर, और इसको जो मेज़र करता है वो हमारा पॉइंट करता है ए, दैट मीन्स एमीमीटर। और ये इसका प्लस पॉइंट होता है इधर, और ये इसका माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। और एमीमीटर जो होता है वो इस तरह का होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं एमीमीटर इस तरह का होता है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट है अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, a continuous conducting path consisting of wire and other resistance like electric bulb etc., and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flow is called a circuit। देखिए सर्किट जो होता है वो अलग अलग, यानी कि उसमें एक बैटरी भी होगी, ठीक है, उसमें कोई ऐसा डिवाइस भी होगा जिसके हमारे को पता लगे कि ये अब ऑन होगा या ऑफ होगा, या इसमें करंट आया या नहीं आया, जिससे हम चेक कर सकते हैं। और एक उसमें स्विच होगा। तो सर्किट कोई एक चीज़ से नहीं बनता, ये दो तीन डिवाइसेस जो होती है उसको लेके हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वही हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब जैसे इसमें बताया है ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, जैसे पाथ जो हुआ हमारा वो होती है हमारी वायर्स, जो हमारी तारें होती है, ठीक है। अब वो तार जो होती है वो कनेक्ट होती है, जैसे एक हमने इसमें लिया है इलेक्ट्रिक बल्ब को, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, और लिया है एक बैटरी या फिर एक सेल, ये एक सेल ले लिया हमने, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया गया है, और इसके साथ में ये कनेक्टेड है एक स्विच के साथ, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये सेल है, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये हमारा सेल है, और ये सेल का नेगेटिव पॉइंट जो है वो इस तरह से बल्ब के इस साइड है, और सेल का पॉजिटिव साइड जो है वो स्विच के पास है। स्विच क्लोज होता है तब इसकी जो वायर से जो ये कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है, ठीक है। लेकिन जब स्विच जो होता है सेम वैसे ही, अगर स्विच इसमें तो क्लोज था, लेकिन जब वो ओपन होता है तब जो बल्ब होता है वो ग्लो करना स्टॉप कर देता है। तो सर्किट भी यही है, इसमें जो सर्किट का जो है वो यही है कि इसमें स्विच का रोल होता है, एक ऐसे रेसिस्टेंस का यूज़ होता है, जैसे हमने लिया इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, और बैटरी का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें जैसे इसमें बताया, अब इन फिगर ए में है वी हैव अ सेल अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, एंड अ नेगेटिव टर्मिनल भी है जी। अब द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर, बिल्कुल जी, एक जो है इसका एंड वो बल्ब होल्डर की साइड है, ठीक है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद अ कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर थ्रू अ स्विच। सेकंड जो है वो स्विच की ओर है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर, ठीक है, जैसा हमने देख रहे हैं। द स्विच इज क्लोज्ड, अब इसमें स्विच क्लोज्ड है, इसमें स्विच क्लोज्ड है। उसके बाद सो द सर्किट इन फिगर ए इज कंप्लीट द हैंड्स ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट, दिस करंट मेक्स द बल्ब लाइट अप। वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी, कि इसमें क्या है, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जहाँ पर हमने एक सेल लिया, उस सेल के दो पॉइंट्स है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उस और इसकी जो एक वायर है वो एक एंड ऑफ बल्ब पे है। सेकंड जो इसका पॉजिटिव जो सेल है तो वो हमारा स्विच की ओर है, और स्विच का एक वायर जो है वो बल्ब की ओर है। तो मेन बात यही है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। बस इनमें डिफरेंस ये कि ये जो है जब स्विच क्लोज हुआ तब इसमें लाइट बल्ब अप हुई,
लेकिन जब इसको हमने ओपन किया इस स्विच को, तो इसमें लाइट जो बल्ब की है वो ग्लो होना स्टॉप होगी, बंद होगी। अब इफ वी ओपन द स्विच एज शोन इन फिगर बी, देन अ गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द टू एंड। अब इसमें क्या था, created the two end of the connecting wire. Due to this, one terminal of the cell gets disconnected from the bulb and current stop flowing in the circuit. Thus when the switch is open, the circuit breaks, no current flow through the bulb stop glowing. अब देखिए इसमें क्या था, जब इसमें ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इसको बंद कर रखा था, इसका जो स्विच है इसको इधर क्लोज कर रखा था, तो करंट जो है वो फ्लो हो रहा था और बल्ब ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और इस स्विच को ओपन कर दिया, तो बल्ब की जो ग्लोइंग है, मतलब जो बल्ब स्टार्ट नहीं हुआ और वो उसी वक्त स्टॉप हो गया, वो क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला, इसमें आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो बीच में ही वो जो एक चेन थी, जो करंट पास हो रहा है, बीच में जो एक वो चेन थी वो टूट गई। अब जिसके कारण ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं हो पाया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में यही होता है कि हमारे जितने भी डिवाइसेस है उसमें वायर्स का पूरा आपस में एक तो अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए बीच में कोई इंटरप्ट हो जाता है, जैसे इस केस में हुआ, तो वो डिवाइस काम करना बंद कर देगा, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब में हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पढ़ रहे हैं। अब ये कुछ सिंबल्स है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल्स के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कह लीजिए या फिर सर्किट सिंबल्स कह लीजिए। तो ये कुछ सिंबल्स है, जैसे सेल हमारा ऐसा होता है, हम जब भी बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे, अभी आप 10th क्लास में हैं, आगे जब 11th 12th में भी आएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े बड़े डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो अभी से हम देख लें तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये सेल का इस तरीके का सिंबल होता है, बैटरी ऑफ 2 सेल्स इस तरह का होता है, कनेक्टिंग वायर इस तरह का होता है, ठीक है, और वायर जॉइंट इस तरह का होता है, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और फिक्स्ड रेसिस्टेंस और रजिस्टर का जो होगा वो डायग्राम इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब और है इस हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट के, हम इस दो बनते हैं डायग्राम, एक इस तरह का बनता है और एक इस तरह का बनता है, ठीक है। अच्छा, एमीमीटर का इस तरह का बनता है, वोल्ट मीटर का इस तरह का, गैल्वेनोमीटर का इस तरह का, ठीक है जी। एन ओपन स्विच एन ओपन प्लग की इस तरह का बना सकते हैं या फिर हम इस तरह का बना सकते हैं। इसमें है अगला क्लोज स्विच इस तरह का बना सकते हैं या फिर इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप को हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इसमें है क्या, जब भी हम अभी भी जब हमें एग्ज़ाम में बनाने से पूछे जाएंगे कि आपको ये बनाना है, तो हमें ये सिंबल्स को याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे को सिंबल्स याद ही नहीं होएंगे तो नंबर्स तो मिलने ही नहीं है एग्ज़ाम में, ऐसे तो है ना। तो इसलिए आपको ये जो सिंबल्स है आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, अभी से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमने करंट भी पढ़ लिया है अब और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लिए। अब ये क्या है ओम्स लॉ में, ये इन दोनों का रिलेशन है, ये इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है हमारा ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। देखिए अब है क्या इसमें, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू,
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स विच अलाउ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है कि भाई पास हो जाओ, ठीक है। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब जैसे इसमें बताया है कि इफ आई इज करंट फ्लोइंग, आई जो है वो हमारा है करंट फ्लोइंग, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से अ वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। लेकिन ये होगा कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या V इज इक्वल टू R इंटू आई भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो R क्या हुआ हमारा? R इज अ कांस्टेंट रेसिस्टेंस, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंट ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा रेसिस्टेंस हुआ, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर। जो वैल्यू जो होगी कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है नेचर पे, लेंथ पे, ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब ये जो हमने देखिए इसमें क्या है, जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी लंबाई ली जा रही है, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो इसमें ये नहीं कि वो एक चीज़ फिक्स है, बस ये है कि वो डिपेंड है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो अबव इक्वेशन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V ओवर I इज इक्वल टू R। V ओवर I, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जहाँ पर हम जानते हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज अवर करंट एंड R इज रेसिस्टेंस, दैट इज विच इज कांस्टेंट। ये R जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब द अबव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन वर्ड एज फॉलो। वही बात है, हमने अभी तक उसको साइंस में लिखा था, साइन मतलब इस तरह से लिखा था, ठीक है। अब हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं, तो वर्ड्स में वही पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हमारा कांस्टेंट जो है ये हमारा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो रेशो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो अप्लाई करती है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स में, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो करंट फ्लो होगा वो हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी में होगा, और वो हमारा कहलाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट सीन दैट, अब हमने देख लिया कि V ओवर I इज इक्वल टू R को हम अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर। V इज इक्वल टू I इंटू आर, जब ये यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और V ओवर R इज इक्वल टू I। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे से जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या मांग रखा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला यही होगा, इसका हमें ध्यान रखना, फॉर्मूला यही होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में V मांग रखा है
आई और आर गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। अब आई निकालना है, अगर हमारे को आई नहीं दे रखा, वी आर दे रखा, तो हम इस फॉर्मूले पे चलेंगे। तो फॉर्मूला यही होगा, बस हम उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है, सो द करंट आई इज इक्वल टू वी आर, वही बात है जैसा मैंने आपको बताया, वी आर इज इक्वल टू आई लिख लो या आई इज इक्वल टू वी आर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इजी है। तो बस ये तो जब यूज़ होता है जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिकल, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। बस हमारे को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसमें जो कंडीशन है वो वी आर और आई की है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे है, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन दैट, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन दैट, फर्स्ट है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और सेकंड है द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या, करंट जो है पहली कंडीशन में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। सेकंड कंडीशन में जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ये अप्लाई होता है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, अगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का अक्रॉस द एंड डबल है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऑल्सो गेट डबल, तो जो करंट फ्लो होगा वो भी हमारा क्या होगा, डबल्ड होगा। एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू वो हाफ है, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो भी हाफ होएगी। इजी है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 1 होगा, तो करंट फ्लो जो होगा वो भी 1 होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 होगा तो करंट भी आपका 0.5 होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टली, इसका मतलब क्रॉस नहीं है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ऐसे साइन होता है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड, हमारे अदर हैंड में क्या बताया गया था, जैसे इसमें है द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर, अब इसमें क्या है, अगर रेजिस्टेंस डबल होगा द करंट गेट्स हाफ। देखा इसमें डिफरेंस, ये इससे अपोजिट है, अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट कितना होगा, हाफ होगा, और अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो जो करंट होगा वो हमारा डबल होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। Thus the strength of an electric current in a given conductor depend on two factors। क्या क्या है, पहला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये इसके दो फैक्टर है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड है कंडक्टर के, और दूसरा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ठीक है। तो इसमें क्या था, रेजिस्टेंस अगर डबल होगा तो करंट हमारा हाफ होगा, और अगर रेजिस्टेंस हाफ हुआ तो करंट हमारा डबल होगा। तो इसलिए इसको द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आगे देखते हैं, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसमें है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की ड्यू टू विच, जो कि अपोज है, बिल्कुल अपोजिट है फ्लो ऑफ करंट के थ्रू, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसको हम कहलाते हैं क्या, रेसिस्टेंस। क्या कहलाते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है फ्लो ऑफ करंट की, तो वही हमारा कहलाता है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का, वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है टू द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फ्लो कर रहा होता है
करंट जो करंट फ्लो कर रहा होता है ना, उसके न्यूमेरिकली इक्वल रेशो में होता है। अब जैसे कि इसमें दिया गया है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है, जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, वो अपोज होती है करंट के, करंट से अपोज होती है, वही हमारा रेसिस्टेंस कहलाती है। और जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। और इसको लिखा इस तरह से जाता है, ठीक है। चलिए, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे R इज इक्वल टू V ओवर I। अब द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस जो ऑफ अ कंडक्टर होता है वो भी डिपेंड करता है लेंथ पे, थिकनेस पे, और नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा नेचर ऑफ मटेरियल हम ले रहे हैं, टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब जो SI यूनिट जो होती है रेसिस्टेंस की, वो होती है हमारी ओम, इसको बोलते हैं हम ओम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है, वो इस तरह का होता है, ओमेगा वाला। ये ओमेगा वाला इसका सिंबल होता है, किसका, ओम का होता है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम एंड विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ओमेगा। अब द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम कैन बी डिवाइडेड बाय यूजिंग ओम्स लॉ एज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब जो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होती है, जो एक सेकेंड, द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगी ओम की, उसको हम डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ से। तो ये बताता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, और ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। दैट इज V ओवर I इज इक्वल टू R, ठीक है। सो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V ओवर I। तो ये हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नाउ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V इज 1 वोल्ट and the current I is 1 ampere, then resistance R in the above equation become 1 ohm। तो वही बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हमारा 1 वोल्ट होगा, करंट I भी 1 एम्पियर होगा, और रेसिस्टेंस R हमारा 1 ओम होगा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे जी, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर, ठीक है। जैसे इस वाली उसमें R इधर आ गया, V हमारा इधर आ गया, और I हमारा इधर आ गया, हमने पुट कर दिया फॉर्मूले पे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। अब क्वेश्चन ये कहता है अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हमने, 24 वोल्ट की बैटरी है उसकी, और रजिस्टर है उसका 60 ओम्स का, ठीक है। वट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब करंट क्या होगा सर्किट में, द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल है जी। तो इस केस में होगा ये, हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 24 वोल्ट, रेसिस्टेंस हमारी है 60 वोल्ट, आई हमारे को निकालना है। अब हमें पुट करनी है वैल्यू ओम्स लॉ की इक्वेशन में। हम जानते हैं ओम्स लॉ की इक्वेशन है V ओवर I इज इक्वल टू R, हमने पुट किया 24 ओवर I इज इक्वल टू 60। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, 60I इज इक्वल टू 24, I इज इक्वल टू 24 ओवर 60, उस तब क्या हुआ, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर ये आएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये इस तरह से सोल्व होगा। आपकी NCERT का ही ये क्वेश्चन है, NCERT का नहीं, NCERT का नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से सोल्व करने हैं।
अब आ रहा जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब ये V एंड I क्या है? V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, हमने अभी क्या पढ़ा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और I हमारा क्या हुआ? I हुआ हमारा करंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसे। इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग V and the corresponding current value I, the graph is found to be a straight line passing through the origin. A straight line graph can be obtained only if the two quantities are directly proportional to one another. Since the current potential difference graph is a straight line, we conclude the current is directly proportional to the potential difference. It is clear from a graph OA that as the potential difference V increase, the current I also increase. देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, जहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड आता है और दो चीज़ों के बीच में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए ने जो काम ए करेगा वही काम हमारा बी करेगा। अगर ए 2 रोटी खाएगा तो बी भी हमारा 2 रोटी ही खाएगा। ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें वही बात की गई है कि अगर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स अगर करंट हमारा जितना होगा उतना ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये हमारा मान लीजिए करंट है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो उसको ग्राफ की ओर हम इस तरह से देखते हैं। ग्राफ वैसे है, इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये हमारा है करंट, ठीक है, और ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉइंट है O। तो ये जितना होगा करंट उतना ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा डायरेक्टली। इसलिए कहा जा रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बिटवीन V एंड I एग्जाम में आ जाता है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। ठीक है, अब आ गया जी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये है हमारा गुड कंडक्टर, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो गुड कंडक्टर क्या होता है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है दोज सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर गुड कंडक्टर। जिन सब्सटेंसेस का वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा वो हमारा गुड कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर क्या कहलाता है? जिन सब्सटेंसेस का वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा वो हमारे गुड कंडक्टर कहलाएंगे। अब इसमें और क्या है? अ गुड कंडक्टर अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजीली। जो गुड कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। ठीक है, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर मेटल होती है उसको सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर। कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स को भी गुड कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, रेसिस्टर्स क्या होते हैं? रेसिस्टर्स होते हैं जिन सब्सटेंसेस में कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। इसमें उसमें क्या था? गुड कंडक्टर में क्या था? लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसमें हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, तो वो हमारे रेसिस्टर्स कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल है जैसे कुछ निक्रोम, द अलॉय लाइक निक्रोम, ठीक है, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटेन। ठीक है, ये सब हम इनकी जो रेसिस्टेंस पावर होती है वो हाई होती है, तो ये बेस्ट रेसिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो जिन सब्सटेंसेस में इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है, इन्फाइनेटली
हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इंसुलेटर अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कि उसमें वो फ्लो कर सके। रबड़ इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। रबड़ को एक्सीलेंट इंसुलेटर माना जाता है। जब भी इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं जो कि काम करते हैं वो हम अपने हाथ में रबड़ का हैंड ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि उनको शॉक ना लगे। शॉक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रबड़ जो होता है वो हमारा इंसुलेटर कहलाता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए वो पहनते हैं अपना आप को प्रोटेक्शन के लिए। वाइल वर्किंग विद द इलेक्ट्रिसिटी, जब वो काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बिकॉज रबड़ इज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, दूसरा है वुड इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। लकड़ी जो होती है वो भी एक अच्छा इंसुलेटर कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स। ठीक है, अब ये जो होता है ये दो तरीके के होता है। एक होता है इन द सीरीज और एक होता है इन द पैरेलल। एक सीरीज में होता है और एक होता है पैरेलल। देखिए, सीरीज में हमेशा इस तरह के होता है, एक ही सीरीज में चल रहा है। पैरेलल होता है हमारा इस तरह का, अपोजिट साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें इन सीरीज में, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेसिस्टेंस, अगर हमें इंक्रीज करना है टोटल रेसिस्टेंस को, तब इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो होगा वो कनेक्टेड होगा इन द सीरीज फॉर्म। किस में होगा? वो सीरीज में होगा। अगर हमारे को इंक्रीज करना है, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेसिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमारे को डिक्रीज करना है रेसिस्टेंस को, ठीक है, तब इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस जो होगा वो कनेक्टेड होगा इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बारे में। ठीक है, या रेसिस्टर्स भी कह सकते हैं हम इसको। और ये कुछ इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं कुछ। अब सीरीज में कैसे होता है? व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इस तरह से देखो जी, ये R1 हमारा 1 और R2 दो रेसिस्टेंस हो गए और ये सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा कि जहाँ पे टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। और ये होगा हमारा इस तरह से, ये पैरेलल है इसके, है ना, एक इधर है एक इधर है, तो ये पैरेलल होगा R1 R2। तो ये इस तरह से होगा। अब आगे देखते हैं इसमें रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स इन सीरीज। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। देखिए, जो कंबाइंड रेसिस्टेंस जो होगा किसी भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस का वो कनेक्ट होगा अगर सीरीज में, तो वो इक्वल सम होगा, मतलब इक्वल एडिशन करेगा तो वो इक्वल होगा किसी एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि अगर एक नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, ठीक है, बहुत सारे हैं, और वो कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। सीरीज में कैसे? इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा? अब वो कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, देन देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस R इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सपोज दैट R1 is 2 ohm and another resistance is 4 ohm are connected in series and we want to find out their combined R। तो हमारे को एक combined R निकालना है। तो R1 है हमारा 2 and R2 is equal to 4, तो 4 plus 2 is equal to 6। तो जितने भी हमारे ये रेसिस्टेंस फॉर्म में हो गए, जितने भी हो गए R1 R2 R3 R4, तो उन सबका टोटल सम जो होगा वो हमारा एक इंडिविजुअल R कहलाएगा। यही हमारी इसमें बात कही गई है कि द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ये होगा हमारा।
ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसको। ये तो था सीरीज में, अगर पैरेलल हुआ उसमें क्या होगा? पैरेलल कैसा होता है? इस तरह का, फिर दिखाया तो इस तरह का, ये इसके पैरेलल है। तो ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए इसमें है क्या कि ये इसका दो रेसिप्रोकल कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का, जो वो कनेक्ट होता है पैरेलल में, और वो इक्वल सम होगा रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के। देखिए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, अगर हम डेफिनेशन से समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल में अगर हमें इस डेफिनेशन को समझना है तो हमें ये इस तरह से देखना होगा। देखिए R1/R ये हमारे पैरेलल के लिए, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा पैरेलल में है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अगर ये सीरीज में बात होती तो सीरीज में क्या होता है हमारा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। पैरेलल में हमारा इस तरह से लिखा जाता है। पहले तो हमारे को लिखने का इस तरह से देखना है हमें कि पैरेलल में हमें किस तरह से लिखना है और सीरीज में हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है। बेसिक सा पॉइंट है। अब पैरेलल की अगर हम बात कर रहे हैं और बात कर भी रहे हैं, तो सपोज दैट अ रेजिस्टेंस R1 ऑफ 6 ओम एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो R2 वो है हमारा 12 ओम, ठीक है। और ये कनेक्टेड है पैरेलली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस R। अब हमारे को टोटल का निकालना है, तो वही अब हमें वैल्यू पुट करनी है। R1 हमारे को दिया गया है 1/6, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें। R2 हमारा दिया गया है प्लस किया 1/12। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा 1/4। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 आ गया। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल में, तो R इज इक्वल टू 4 ओम्स, ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इजीली है। इतना ध्यान रखना है जो सीरीज में होगी वो हमारा इस तरह से लिखा जाएगा R1 प्लस R2, और उसी के हिसाब से हमारे को वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। लेकिन जहाँ बात आती है पैरेलल की, तो वहाँ पर हमें सीरीज में ना इस तरह से ना होके अपॉन में लिखनी है चीज़ों को, जैसे R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। यही बात हमारी इस डेफिनेशन में कही गई है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ resistance connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the all individual resistance। यही बात इसमें कही गई है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, अब ये कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप and we say that the current is doing work. We know that the rate of doing work is called power. So electric power is the electrical work done per unit time. देखिए ये क्या कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें यूज होती है, तब हम कहते हैं कि हाँ अब करंट काम कर रहा है, करंट आ रहा है उसमें, ठीक है। हम जानते हैं कि जो रेट है ऑफ डूइंग वर्क, जब वो काम कर रहा होता है तो वही हमारी पावर होती है। वो क्या कहलाती है हमारी, जब सॉरी, जब एनर्जी उसमें आती है, जब उसमें इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो उसमें यूज़ होती है तब हम कहते हैं कि करंट काम कर रहा है, करंट आ रहा है, ठीक है, जब वो फ्लो करता है किसी कंडक्टर में। लेकिन वही जो काम कर रही होती है, वो जो डूइंग वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा क्या कहलाता है, पावर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, वैन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें यूज़ होएगी। जब फ्लो होएगा तो एनर्जी जाहिर सी बात है यूज़ होएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि हाँ अब करंट आ रहा है, वी कैन से दैट द करंट इज डूइंग वर्क, करंट काम कर रहा है। और जब वो काम कर रहा होता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं पावर, की पावर आ गई है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है डन पर यूनिट टाइम, जितने वक्त तक वो यूज़ होती है पर यूनिट टाइम तक वो हमारी पावर कहलाती है, जिसे हम कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, कि पावर है उतनी कि जितना काम हो रहा है और जितना टाइम ले रही है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में यही है इसका मतलब, कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन एंड टाइम टेकन। तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। ठीक है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर होती है वी हैव कैलकुलेटेड द पावर बाय डिवाइडेड वर्क डन बाय टाइम टेकन। अब हमने कैलकुलेट कर लिया पावर को कि डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन, कि जितना वो काम कर रही है और जितना वो समय ले रही है। ठीक है, अब जो यूनिट जो होगी वर्क की, वो वर्क के हम जानते हैं जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकंड, और टाइम को हम सेकंड में करते हैं। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। इसको हम कैसे लिखेंगे, जूल पर सेकंड। तो जो यूनिट जो होती है पावर की, तो यूनिट होगी जो पावर की, उसे वो होगी हमारी वॉट में। किस में होती है, वॉट में। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट विच इज डिनोटेड बाय W। जो इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वॉट की, वो हमारी डिनोट किससे होती है, W से। ठीक है, द पावर ऑफ 1 वॉट इज रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। अब इसको हम लिखते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें बता रहा है एक्चुअली वॉट इज अ स्मॉल यूनिट। जो वॉट होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी इकाई होती है। ठीक है, और जो बड़ी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वो हमारी कहलाती है किलोवाट। क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है किलोवाट। स्मॉल यूनिट होगी हमारी वॉट, और जो बड़ी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पावर की, वो हमारी होगी किलोवाट। लेकिन जो किलोवाट जो होगी वो यूज होती है फॉर द कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मीन्स फॉर द यूज इन ऑफिसेज, ठीक है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इनमें। तो जो जितने भी कमर्शियल पर्पस होते हैं वो किलोवाट उनमें यूज होती है। ठीक है, अब इसमें है 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 kW इज इक्वल टू 1000 वॉट। दैट मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो ये था हमारा यूनिट ऑफ पावर और इलेक्ट्रिक पावर में। अब आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको देखते हैं अब हम। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निक्रोम वायर, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. क्या कहा इसने, कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में, हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि निक्रोम वायर होगी। ठीक है, अब ऐसी वायर्स में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, वो वायर गर्म हो जाएगी, और जब वो गर्म हो जाएगी तो वो प्रोड्यूस करेगी हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगी, तो यही कहलाएगा हमारा
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट पर हीटिंग इफेक्ट का होना। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से इजीली है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि निक्रोम वायर हुई, और वो वायर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस करती है हीट को, तो वही जो करंट होगा वो हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा उस पर, तो वही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाएगा। ठीक है। अब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब इसमें हुआ ये कि जब हीटिंग इफेक्ट होता है करंट में, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी में। ठीक है, वो इस तरह से बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी में। अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है, कि एप्लीकेशन ऐसी कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कौन कौन से अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं। अब इसमें है पहला पॉइंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उस वो यूटिलाइज होता है जब इलेक्ट्रिक हीट होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। तो ऐसे हीटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से हुए, इसमें है जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर जिसे हम गीज़र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो कि प्रोड्यूस करते हैं हीट को। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में। सो ऑल दीज हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉइल्स ऑफ हाई रेसिस्टेंस। तो इन सब में होने का क्या वजह है इनकी, कि इसमें हाई रेसिस्टेंस वायर कॉइल होती है जो कि बनी होती है निक्रोम अलॉय से। किससे बनी होती है, निक्रोम अलॉय से। When these appliances are connected to power supply, और ये जो वायर्स होती है, ये अप्लायंसेस जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं पावर सप्लाई से, जो इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, बाय इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब जो ये अप्लायंसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं पावर सप्लाई से बाय इंसुलेटेड कॉपर वायर। देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटिंग कोयल। तब इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब इससे क्या होगा, इनमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, अब क्यों होएगी, क्योंकि ये हाई रेसिस्टेंस है इनमें। ठीक है, बट अ नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द कनेक्टिंग वायर। लेकिन जिन वायर्स में के थ्रू ये जा रहा है करंट, उस वायर को हीट नहीं होगा, उसमें नेग्लिजिबल होगा। अगर वो उस वायर में हो गया तो वो वायर ही जल जाएगी। ठीक है, वो जो जिस मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस अप्लायंसेस को हम यूज़ कर रहे हैं वही फूक जाएगा, है ना। तो वायर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आगे जो उसमें रेसिस्टेंस वायर जो होती है हाईली, वो उसको गर्म कर देती है, तब जाके वो हीट जनरेट करता है वो अप्लायंस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कहता है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिल्कुल, इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी एक थिन या हाई रेसिस्टेंस टंगस्टन में फिलामेंट में, देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना उसके बीच में पतला सा हाई रेसिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट होता है। ठीक है, वही इसको हॉट कर देता है, वही इसको गर्म कर देता है। अब वो गर्म हो जाने के कारण जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। यही इसके पीछे की कहानी है, कि जैसे कि हम बल्ब लगा दिया और उसको स्विच ऑन कर दिया, जो उसके बल्ब के बीच में आपने देखा होगा पतली सी एक तार होती है, वो जो पतली सी तार होती है वो बड़ी हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट कहलाती है। अब उससे होगा ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई उसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी होने के बाद वो गर्म हुआ, गर्म होने से वो ग्लो होने लग गया बल्ब।
ठीक है। टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। टंगस्टन मेटल जो यूज़ होता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उसका हाई रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका पॉइंट कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना 3380 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पॉइंट है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए इसमें है क्या, जब हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज होता है, ठीक है, और वो बचाता है फ्यूज़ होने से, हाउस होल्ड वायर से फ्यूज़ होने के लिए बचाता है, ठीक है, ताकि जो अप्लायंसेस है उसको कोई दिक्कत ना आए या फिर वो ख़राब ना हो, वो डैमेज ना हो। तो इसी के बारे में बताया गया। अब इसमें आगे देखते हैं हम। अ फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। एक फ्यूज़ जो होता है उसका शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है और वो उसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। द थिन फ्यूज़ हैज़ अ हायर रेसिस्टेंस, लेकिन इनका जो रेसिस्टेंस होती है, इन वायर फ्यूज़ वायर की जो रेसिस्टेंस होती है वो बड़ी हाई होती है। देन द रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अ हाउस, और ये पूरे घरों में इसकी वायरिंग होती है। सो व्हेन द करंट इन अ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट राइजेस टू मच, अगर करंट का जो फ्लो होता है पीछे से ज़्यादा आ जाए उसमें, ड्यू टू सम रीजन, किसी भी कारणवश, देन द फ्यूज वायर गेट हीटेड टू मच, उससे क्या होगा, जो वायर होगी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी एंड ब्रेक द सर्किट, और उसी वक्त सर्किट को ब्रेक कर देगी, उसी वक्त वहीं पे डैमेज, मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे रोक देगी इस करंट को। अब उससे होगा ये, ड्यू टू विच द करंट स्टॉप फ्लोइंग, अब जब वो मेल्ट होके या ब्रेक हो गया है उस सर्किट से, कनेक्शन टूट गया मेल्ट होने के बाद, तब आगे करंट फ्लो होएगा ही नहीं। तो इससे ये होगा दिस प्रिवेंट द फायर इन द हाउस, तो इससे होगा ये कि आगे उस अप्लायंसेस पे इफेक्ट नहीं होगा और आग लगने का खतरा नहीं होगा, तो इससे बचाता है, घर में आग लगने से ये चीज़ बचाता है, ठीक है। ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ वायरिंग एंड ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, और वो डैमेज करने से बचाता है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आगे और ख़राब ना हो, ठीक है। इन द हाउस ड्यू टू एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम, कि जब भी करंट, देखिए इसमें क्या, करंट पीछे से फ्लो हुआ, ज़्यादा आ गया, अब इसमें हुआ ये जो हाई रेजिस्टेंस जिसमें जो ये वायर होती है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये जल्दी ही पिघल गया और वहीं उसी वक्त सर्किट को, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जो चेन है उस चेन को तोड़ देता है। तो उससे होगा ये कि आगे करंट फ्लो होगा नहीं, और आगे करंट जब फ्लो नहीं होगा तो आगे की वायर जो होगी या जो अप्लायंसेस होगा वो डैमेज नहीं होगा, वो ओवर हीटेड नहीं होगा। ओवर हीटेड नहीं होगा तो उससे क्या है, घर में आग लगने का जो खतरा होता है वो भी बच जाता है, ठीक है। तो टोटली यही बात की गई है कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज को, ताकि घर में हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट होता है, जो वायरिंग होती है वो बच जाए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का भी नुकसान ना हो। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट कहलाता है। सो गाइज, मैंने अभी आपको ये पूरा चैप्टर समझा दिया है, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही एनसीईआरटी पे अपनी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो अभी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।